नमस्कार। कॉलेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर, और आज अपने जो अध्ययन का विषय है जो चल रहा है वह है 1857 के क्रांति के बाद प्रमुख किसान आंदोलन। 57 की क्रांति के बाद के किसान आंदोलन। और यह जो टॉपिक चल रहा है पिछली 5 क्लासों में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, और आज यह है इसका छठा पार्ट है। छठा पार्ट है। इससे पहले वाले अध्याय में हमने 1857 की क्रांति के बाद जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे उनकी विस्तृत व्याख्या की थी, जिसमें बिचौलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, मोपल किसान आंदोलन, पवाना किसान आंदोलन और ताना भगत आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, और इसके साथ ही हमने अध्ययन किया था संथाल विद्रोह का और रंपा आंदोलन की विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा आपके सामने मैंने रखी थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार धनी किसान, सूदखोर और नवीन जमींदारी वर्ग ने इन किसानों का शोषण किया, और इन किसानों का शोषण करने से ये जो नवीन जमींदारी वर्ग था यह इनके आंदोलन का प्रमुख निशाना बना, और उनके द्वारा जो लिखी गई बहियाँ थी वो उनको जला दी गई। इन किसान आंदोलन को देवीय शक्तियाँ भी प्राप्त थी, ऐसा इनमें माना जाता है, और इन पर भारत के विभिन्न इतिहासकारों ने अब जाकर इन पर रिसर्च की और इनका एनालिसिस किया। अतः इसी 1857 की क्रांति के जो बाद जो किसान आंदोलन हुए उसकी चर्चा परिचर्चा इस क्लास में भी जारी रहेगी, और इसमें आपको महत्वपूर्ण रूप से अब पढ़ेंगे दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह क्लियर। दक्कन विद्रोह में हम देखेंगे कि यह आंदोलन किस प्रकार हुआ, कौन इनके प्रमुख नेता थे, और किस समय में 1857 के बाद क्या समय था इनका, क्या इस आंदोलन की क्या परिस्थितियां बनी, क्या गंभीर वातावरण था जिसकी वजह से यह आंदोलन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता गया। इस आंदोलन की चर्चा जारी रखें जो आपके सामने इस प्रकार है। मई 1875 का दक्कन विद्रोह अहमदनगर जिले के 6 तालुकों के 33 गांवों में फैल गया था। इस विद्रोह का स्वरूप पवाना के आंदोलन की तुलना में कहीं ज़्यादा हिंसक तो था, पर किसी भी प्रकार से ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं था। यह आंदोलन बहुत हिंसात्मक आंदोलन था, किंतु ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं था। दक्कन विद्रोह के उदय पर आधार भी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, यानी इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो भी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित थी, जिनमें रैयतवाड़ी इसका प्रमुख कारण थी। रैयत का मतलब होता है किसान, और इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन का जो विद्रोह हुआ था, क्योंकि रैयत में क्या होता है कि किसान से सीधा जो अधिकारी वर्ग है वह किसान और इनके मध्य पट्टा, जिसे कबूलियत भी कहा जाता है, जारी करता है। यानी एक पट्टा दिया जाता है और अमुक जमीन का ब्यौरा, किसान का ब्यौरा और अधिकारी का ब्यौरा उस पट्टे पर लिखा होता है। अतः रैयत सीधे अधिकारी यानी सरकार से सरकार को लगान देते हैं, और अधिकारी सीधा किसान से लगान वसूल करता है। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रकार है, यानी इसमें जो शासक वर्ग है वो सीधे किसानों से लगान वसूल करेंगे। जहां स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों द्वारा किसानों से लगान वसूल किया गया था, किंतु इस व्यवस्था में क्या था, किसानों को सीधा सरकार को अपना लैंड रेवेन्यू जमा कराना था, और वह कबूलियत नामक पट्टे पर या कबूलियत पर उसकी सारी जानकारी होती थी कि अमुक किसान की इतनी ज़मीन है, इतनी जगह से इतनी फसल बोई गई और उससे इतना उपज हुआ, और इस उपज का इतना भाग हमें देगा। किंतु यह उपज का भाग अधिक मात्रा में लिया जा रहा था, जिससे किसान को हानि हो रही थी। अतः उन्होंने यह विद्रोह
किया, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आई होप कि रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इससे पिछली वाली क्लासों में भी रैयतवाड़ी का अमूमन जिक्र किया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ही है। 1867 के बाद से भू राजस्व में तेजी में वृद्धि हो रही थी, यानी लैंड रेवेन्यू में अत्यधिक वृद्धि की जा रही थी। इसके कारण काफ़ी बड़ी संख्या में किसान ऋण के जाल में फंस गए, यानी वह जो सूदखोर थे, जो जमीन गिरवी रखकर पैसा उठाया इन्होंने और वह ऋण के जाल में फंस गए। इसलिए बाहरी मारवाड़ी सूदखोर प्रमुख रूप से जन आक्रोश का निशाना बने, यानी मारवाड़ी जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने उनको कर्ज दिया, ऋण दिया और उनके बदले में बोलते ना ज़्यादा उनसे ब्याज लिया और इनका निशाना बने। इसके साथ साथ न्यायालय और नए कानून ने ग्रामीणों और कुनबियों उत्पादक जातियों के बीच मतभेद गहरा कर दिया, यानी जो कानून व्यवस्था थी उसने भी जो उत्पादक और जो शासक वर्ग थे उनके बीच में और रास्ता को खाई को बढ़ा दिया, के बीच मतभेद और गहरा कर दिया, क्योंकि इन्होंने सूदखोर के प्रति प्राय समर्थन और संरक्षण का रवैया अपनाया। क्योंकि ब्रिटिश कानून भी ऐसा बना हुआ था जो सूदखोरों का ही पक्ष ले रहा था, इसलिए वह उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। मई सितंबर 1875 ईस्वी में इस स्थिति ने महाविस्फोट का रूप धारण कर लिया, यानी अब समस्याएं उग्र रूप में उभर कर सामने आने लगी। इस दौरान पुनः सार्वजनिक सभा के नौजवान ब्राह्मण नेता और हास का शिकार हो रहे थे, यानी नौजवान ब्राह्मण नेता भी हास का शिकार हो रहे थे। प्रतिभाशाली भूस्वामी परिवारों ने किसानों के हितों की अगुवाई की, यानी प्रतिभाशाली जो लोग थे उन्होंने किसानों के हितों की अगुवाई की। कुनबियों यानी जो उत्पादक जातियां थी जिसमें किसान आते थे, कुनबी ने वानियों के खिलाफ, वानियों जो उनसे सूदखोर ले रहे थे, कुनबी और वानी, कुनबी और वानी, कुनबी मतलब किसान या उत्पादक, वानी यानी सूदखोर जो सूद पर पैसा देते थे। कुनबियों और वानियों में के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। शोषण के प्रतीक के रूप में जनमानस में अंकित नीलामी, बॉन्ड और टाइटली दस्तावेज आदि नष्ट कर दिए गए, यानी ये कुनबी थे, ये आगे बढ़कर वानियों के जो दस्तावेज थे, बॉन्ड थे, टाइटल थे, उनको नष्ट कर दिया। इस प्रकार के विरोध और प्रतिकार के बाद कुनबी और वानी जाति के साथ जोड़ने वाली पारंपरिक आधार समाप्त हो गए, यानी इन दोनों के मध्य विद्रोह इतना हो गया कब वह एक साथ नहीं बैठना चाहते थे। ऐसी प्रवृत्ति कई पहले भी देखी गई थी। यहाँ पर वर्गीय अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति जातीय अंतर्विरोध के रूप में परिणित हो गई। पहले जो वर्ग का अंतर था अब वह जातीय प्रतिरोध के रूप में भी उभर कर सामने आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 में ही नील बागान लगान लेना शुरू कर दिया, यानी नील बागान लगान लेना भी शुरू कर दिया। नील बागान के मालिक जोर जबरदस्ती और कानूनी दांव पेच के द्वारा किसानों की नील की खेती थोप रहे थे, जिससे किसानों को घाटा हो रहा था। इसलिए किसानों में लगातार असंतोष बढ़ रहा था, क्योंकि नील की खेती के कारण अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक खाद्यान्न नहीं उपजा पा रहे थे। यानी ब्रिटिश सरकार ने नील की मांग की पूर्ति के लिए उनसे नील उगाने के लिए बाध्य किया और किसान को इससे घाटा हो रहा था, क्योंकि वह अपनी जो आजीविका चलाने के लिए जो अन्न की आवश्यकता थी वह उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। अतः उनके लिए यह विचारणीय प्रश्न बन गया। 1859 आते आते हजारों किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। नील की खेती वाले क्षेत्रों में उन्होंने संगठन बनाए। इन संगठनों ने मालिक और उनके सशस्त्र पहरेदारों का दमन का विरोध किया, यानी जो इस प्रकार के कर रहे थे तो नील मालिकों ने उनके खिलाफ कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सशस्त्र आंदोलन करना शुरू कर दिया। दी बंगाली जैसे समाचार पत्र, समकालीन समाचार पत्र ने इस आंदोलन को उजागर किया और इसकी सफलता को रेखांकित किया। दीन बंधु मित्र ने बंगाल में नील दर्पण लिखा। इसमें लेखक ने अपनी किसानों की व्यथा का उजागर किया।
नील विद्रोह ने सरकार की को एक जांच समिति गठित करने के लिए मजबूर किया। इस आंदोलन के कारण बंगाल के निचले हिस्से में बागान व्यवस्था समाप्त कर दी गई और बागानों को बिहार स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार एक आयोग का गठन करने के लिए इन लोगों ने उन सरकार पर दबाव डाला और यह बागान व्यवस्था समाप्त कर दी गई और ये जो बागान थे अब बिहार में स्थानांतरित किए गए। बिहार में भी नीलमों के खिलाफ असंतोष और आंदोलन के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं। सिहार के रैयतों को भी नील की खेती के लिए मजबूर किया गया, लेकिन कपड़े की रंगाई के लिए ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। किसानों के विद्रोह को आंशिक सफलता भी मिली। इन विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कई शोषणकारी नियम कानूनों को अमल करना बंद कर दिया। यानी इस प्रकार के जो आंदोलन हुए तो ब्रिटिश सरकार की नींवें हिला दी, अतः ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसे कानूनों को अमल लाना बंद कर दिया। इनके साथ ही किसानों के लिए अपनी मनमर्जी की फसल बोने की आज़ादी का बहाल कर दिया। यानी अंग्रेजों ने भारतीय जो किसान थे उनको, बंगाल के जो किसान थे उनको अपनी मनमर्जी से फसल बोने का अधिकार दे दिया। इस पर नील की खेती से संबंधित समस्याएं किसी न किसी रूप में जारी रही। ये समस्या एक बार फिर 1917-18 में सामने आई, चंपारण सत्याग्रह का आधार बनी, जिसकी विवेचना हम गांधी जी के आंदोलन में कर चुके हैं और यह चंपारण सत्याग्रह के रूप में भी वापस सामने आए। नील बागानों के वहाँ पर खेती करने के लिए बाध्य किया गया था नीलमों को, अतः गांधी जी ने भी यहाँ पर गए और इससे मुक्ति दिलाने की बात उन्होंने वहाँ की सरकार से क्लियर। इस प्रकार यह आंदोलन यहीं समाप्त होता है। क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे अन्य आंदोलन जो किसानों से यंग के प्रकार संबंधित थे, जिनमें कुछ जाति के नाम पे किए गए, महिलाओं की क्या हिस्सेदारी उनमें रही, इनको भी उसमें इंक्लूड करेंगे। महाराष्ट्र 1870 में ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में सबसे पहले ब्राह्मण विरोधी लहर फैली। यह एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण जाति आंदोलन था। इस आंदोलन को पहले गेल, ओमवेड और उसके बाद रोजलिन और होमलोन ने विस्तृत अध्ययन किया। हम महाराष्ट्र के आंदोलन को दो विभिन्न धाराओं में विभाजित कर सकते हैं। पहली धारा ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले जैसे क्रांतिकारी सुधारकों में, पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले जैसे क्रांतिकारी सुधारकों को रखा जाता है। इन्होंने पारंपरिक समाज और संस्कृति के समानता और तर्क संगत के आधार पर पुनर्संगठित करने और क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की। दूसरी धारा महादेव गोविंद रनाडे जैसे सुधारवादियों की थी, जिन्होंने पुरानी परंपराओं और संस्कृति को कुछ सुधारों के साथ स्वीकार करने की सिफारिश की। यानी दो अलग अलग विचारधाराओं का समावेश इस समय हो गया है। फुले ने शुरुआती दौर में क्रांतिकारी परंपराओं से ही महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण आंदोलन का उदय हुआ। ब्राह्मणवाद और उसकी विचारधारा के खिलाफ संघर्ष के लिए फुले ने 1875 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और गेल ओमवेड का अनुसंधान आंदोलन में निहित दोहरेपन का उजागर करता है। आंदोलन का में एक और अन्य सामान्य संस्कृतिकरण की धारा थी, जिसकी रुचि मराठा जाति समूह के लिए केवल ज्यादा नौकरियां पाने तक सीमित थी। यह धारा मुकुंदराव पाटिल जैसे नेताओं के नेतृत्व में सेठ जी, भाट जी आधिपत्य के खिलाफ बहुजन समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी। अपना संदेश प्रचारित करने के लिए यह धारा लोकनाट्य, तमाशा और स्थानीय माध्यमों का उपयोग करते थे। सामाजिक धार्मिक सुधारों में फूले का योगदान बहुत महान है। इस संदर्भ में अनेक प्रकार क्रांतिकारी सांस्कृतिक रवैया, समानता और तर्क संगति के लिए निरंतर अभियान और जनता और सामाजिक धार्मिक आंदोलन उन्होंने छेड़े। एक संगठन निर्माण आदि का उल्लेख किया जा सकता है। यह जाति विरोधी और किसान केंद्रित था, किसान आंदोलन से भी संबंधित था, इसलिए आ रहा है। और इसका मुख्य शत्रु प्रभावशाली ब्राह्मण वर्ग था। इस पर फुले की सीमा यह थी कि वो जनता की भौतिक परिस्थितियों और उनकी सांस्कृतिक बीच अनिवार्य संबंध नहीं देख पाए। किसान के औपनिवेशिक शोषण को अनदेखा भी नहीं किया और फुले ने ब्रिटिश शासन को समर्थन कर दिया। इसलिए यह आंदोलन धीरे धीरे क्रांतिकारी रास्ते पर भटक गया। आगे मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण हिंदुओं की आबादी 3 से 3.3% थी, पर यह पारंपरिक कर्मकांडों श्रेणीबद्ध समाज में सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे। औपनिवेशिक काल में विभिन्न पेशों और नौकरी में उनको दबाया था।
नौकरियों में हिस्सेदारी को लेकर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच द्वंद्व तेज हो गया। इस युद्ध द्वंद्व की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भी गहरी छाप पड़ी। जस्टिस पार्टी का विभिन्न पेशों और नौकरियों व ब्राह्मण अधिपत्य के खिलाफ संघर्ष अनिवार्यतः हिंदुओं की गैर ब्राह्मण जातियों वेलन्ना, रेड्डी, कम्मा, नावल आदि के विशिष्ट तत्वों के आंदोलन थे। इस आंदोलन का नेतृत्व संपन्न भूस्वामियों और व्यापारियों के हाथ में था। सन 1920 में यह द्रविड़ या तमिल विचारधारा ने काफी क्रांतिकारी और लोकप्रिय स्वरूप अपनाने में सफलता प्राप्त की। यह ई.वी. रामास्वामी नेकर के आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्टेड मूवमेंट के जरिए संभव हो सका। इन्हीं आंदोलन में महिलाओं की, इन किसान आंदोलन में और अन्य जो आंदोलन थे उनमें महिलाओं की क्या स्थिति रही, क्या भागीदारी रही, इसकी भी थोड़ी परिचर्चा हम यहाँ पर करेंगे। लोकप्रिय या जन आंदोलन के बारे में महिला, नारी भूमिका। लोकप्रिय या जन आंदोलन के बारे में लिखना तथा जनता का इतिहास लिखने के लिए यह पता लगाना अनिवार्य है कि इनमें महिलाओं की क्या भूमिका, कितनी और किस प्रकार रही। इतिहासकार रणजीत गुहा ने स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया है कि उपाश्रित समूह का मतलब कमतर और निम्न श्रेणियों से है। कमतर और निम्न श्रेणियों को अभिव्यक्ति, वर्ग, जाति, आयु, लिंग आदि के संदर्भ में की जा सकती है। इसके साथ ही यह उल्लेखनीय तथ्य यह है कि एक समूह के रूप में महिलाएं, किसान, आदिवासी और निम्न जातियों की तरह पारंपरिक भारतीय इतिहासकारों की उपेक्षा के शिकार रही है। जिस प्रकार रणजीत गुहा जी कह रहे हैं कि समाज का जो इतिहास लेखन होना चाहिए उसमें जिस प्रकार किसानों, आदिवासियों, निम्न जातियों, महिलाओं की भूमिका नहीं रखी गई, अतः ये हमेशा इनके उपेक्षा के शिकार ही रहे। अतः अब जो इतिहास लेखन लिखा जाएगा वो इनके ऊपर ही लिखा जाएगा और इनकी भूमिका और इनकी महत्ता को भी बताया जाएगा। महिला आंदोलन अन्य सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से पूरी तरह अलग नहीं थी। यानी महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक आंदोलनों से किसी प्रकार अलग नहीं थी। महिला केवल एक लैंगिक समुदाय नहीं है, बल्कि हर महिला एक वर्ग, जाति, धर्म, नस्ल, राष्ट्र की सदस्य भी है। इसमें से किसी या हर एक मोर्चे पर महिला का संघर्ष वास्तविक अर्थों में जनता के आंदोलन का अंग है। साथ ही महिलाएं केवल शोषण की वस्तु नहीं हैं, वे इतिहास वर्णन में एक सक्रिय इकाई भी हैं। वे अपने शोषण समाप्त करने के लिए आगे आ सकती हैं। यह जनता भी दिलचस्प है कि गांधी से पहले महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्योंकि राष्ट्रीय जीवन में गांधी जी की भूमिका शुरू होने के बाद महिलाओं की भागीदारी और संचेतना और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। यानी इस समाज में जो इतिहास लेखन हुआ था, उन्होंने गांधी जी के पहले कभी महिला की स्थिति के बारे में कभी वर्णन किया ही नहीं। इतना अच्छा वर्णन, नाम मात्र के लिए वर्णन किया, वो भी संभ्रांत महिला की, उच्च महिलाओं के बारे में लिखा था कि उस समय में इस प्रकार की औरतें थी या महिलाएं थी जो अपने राज कार्य में दक्ष थी। किंतु जो आम महिला है, आम लोगों का जो इतिहास है, उसमें महिलाओं को कहीं स्थान दिया ही नहीं गया। गांधी जी के बाद गांधी जी ने उनको महत्व समझा और इनको समाज में बराबर का स्थान दिलाने की बात कही, भूमिका शुरू हुई। इसके अलावा गांधी जी के दौर में महिलाओं की भूमिका के बारे में काफी सामग्री उपलब्ध है, पर सन 1917 के पूर्व दौर में महिलाओं की भूमिका वास्तव में उपेक्षा ही हुई। यानी 1917 के पहले रणजीत गुहा जी के अनुसार महिलाओं हमेशा उपेक्षा का शिकार ही रही और उनके बारे में इतिहास लेखन जो किया गया था वो विस्तृत रूप से नहीं किया गया था, जो एक बहुत बड़ी बात है। महिलाएं और समाज सुधार आंदोलन, किसान आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी? 1857 से 1917 के बीच के दौर में महिलाओं के बारे में अधिकांश अध्ययन समाज सुधार आंदोलन में उनकी भूमिका अध्ययन तक ही सीमित है। समाज सुधार आंदोलन के जरिए सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह, नारी शिक्षा, महिलाओं की स्थिति से संबंधित कई मुद्दे सामने आए। यानी महिलाओं से संबंधित बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा आदि, नारी शिक्षा आदि मुद्दे सामने आए और यहाँ की अधिकांश जाने माने इतिहासकारों ने भी अपने आप को इन मुद्दों तक सीमित रखा। यानी जो इतिहास लिखा गया था वो इतिहासकार थे, उन्होंने सिर्फ जाति, महिलाओं की बेमेल विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, नारी शिक्षा, यहाँ तक कि इतिहासकारों ने अपनी लेखनी को सीमित रखा। आम महिला के बारे में जानने की या लिखने की उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की। हाल ही के कुछ अध्ययनों से इस अलग कुछ और पहलू उजागर हुए हैं।
अब हम इन पहलुओं का अध्ययन विस्तार से करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम तनिक सरकार का अध्ययन कर लेंगे। सरकार का अध्ययन से पता चलता है कि औपनिवेशिक काल में बंगाल में राष्ट्रवादियों द्वारा निर्मित सांस्कृतिक छवि में मातृभूमि पर जोर था। महिला को अनिवार्यतः एक मातृ छवि के रूप में देखा गया, यानी महिला को एक मातृ शक्ति के रूप में देखा गया था। बंगाल में महिला को एक अनुल्लंघनीय पवित्र बाहरी हमलों से सुरक्षित किए जाने वाले आंतरिक कोनों के रूपक में बांधा गया था, यानी उसको हमेशा बचाया गया था, ऐसी बात कही गई, जोर था। मेरिडिथ बोर्थविक ने महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन में पता लगाया कि महिलाओं की भौतिक आज़ादी में वृद्धि, शिक्षा, गैर घरेलू कामों में सीमित प्रवेश के कारण महिलाओं पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़े, यानी उन्हें बाहर के काम, घर के अंदर ही रहना पड़ता था, बाहर काम उसे नहीं करने दिया जाता था। अतः उनकी जो प्रतिभाएं थी उन पर व्यापक प्रभाव पड़े, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। उनकी स्वायत्तता की कसौटी, परिवार के अंदर की ताकत का हास आदि जैसे प्रतिकूल परिणाम की अनदेखी कर दी गई। मधु किश्वर ने पंजाब में महिला सुधार में आर्य समाज की भूमिका की पुनः समीक्षा की। अपने अध्ययन के अनुसार महिलाएं सुधारों की मूक या निष्क्रिय दर्शक नहीं थी, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि महिलाएं की स्वयं की स्थिति के बारे में सोच विचार कर किसी भी स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास नहीं हुआ। इस प्रकार यह कहा जाता है कि आर्य समाज आंदोलन का उद्देश्य महिलाओं का सुधार करना था। आंदोलन का उद्देश्य उन सभी स्थितियों को सुधार करना था जो महिलाओं का शोषण करती थी। लोकप्रिय आंदोलन में इनकी भूमिका महती थी। किसानों और आदिवासी महिलाओं ने विभिन्न आंदोलन में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लिया। 1850 के दशक में महिलाओं ने हूल विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, फांसी दी गई, यानी महिलाओं ने आंदोलन किया तो उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनको भी फांसी दी गई थी, क्योंकि विद्रोह दलों में महिलाएं शामिल थी। इन दलों में पुरुष आग लगाने, लूटने का काम करते थे और महिलाएं सामान ढोकर लाती थी, यानी वो लूट कर जो ढोने का काम था वो महिलाओं का था। सांथाल महिलाओं ने बड़ी संख्या में विद्रोह दल की आंख और कान का काम किया, यानी सांथाल जो महिलाएं थी वो विद्रोही दल में घुस जाती थी और उनकी आंख और कान का काम करती थी, उनसे गुप्त सूचना एकत्र करके सांथालों को देती थी, काम किया। महिलाओं ने इन दलों को महत्वपूर्ण सूचनाएं दी, साथ साथ खाने पीने का सामान भी मुहैया करवाया। 1899-1900 के उलगुलान ने भी आदिवासी महिलाओं के उग्र रूप हिस्सा लिया। उन्होंने हथियार का इस्तेमाल करके भूस्वामियों की संपत्ति, पुलिस स्टेशन पर हमला किया। बिरसा मुंडा ने यह जोर दिया कि आदिवासी पुरुषों को बहुविवाह, शराब आदि त्याग कर महिलाओं का शोषण समाप्त करना चाहिए, यानी बिरसा मुंडा जो उनके देवता थे उन्होंने भी इस बात को कहा कि पुरुषों को महिलाओं का शोषण नहीं करना चाहिए और बहुपत्नी प्रथा और शराब को त्यागना चाहिए। मोपल विद्रोह में भी महिलाएं लगातार सक्रिय रही और आक्रामक रही। वास्तविक लड़ाई मुख्यतः पुरुषों ने लड़ी, पर उन्हें आंदोलित या उत्तेजित करने का काम महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आंदोलन के इस दौर में भी यद्यपि महिलाओं ने विभिन्न लोकप्रिय आंदोलन में भाग लिया, पर उनका स्वरूप प्रधानतः पर्दे के पीछे या घर के अंदर तक ही रहा। उन्होंने उल्लेखनीय समर्थन और सहभागिता का परिचय दिया और ऐसा आधार मुहैया करवाया जिसके बगैर आंदोलन का विकास असंभव था, यानी महिलाओं ने इन आंदोलन में ऐसा आधार निभाया कि इनके बिना यह आंदोलन कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था, असंभव था। पूंजीवादी, सामंतवादी, प्रत्यसत्तात्मक ढांचे को बनाए रखने वाली व्यवस्था ज़्यादा मजबूत, संगठित और सक्रिय थी। इसीलिए अन्य लोकप्रिय आंदोलन की तरह निम्न जाति वर्ग की महिलाओं को भी विरोध का हद अप्रभावी रहा। इसके बावजूद महिलाओं के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस दौर के लोकप्रिय आंदोलन के महत्व और सेवाओं के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकांश आंदोलन अनिवार्यतः स्वतः स्फूर्त थे और आंशिक या मामूली तौर पर भी विचारधारा, उद्देश्य, संगठन, विवेक, संगतता से अनुप्रेरित थे। इस प्रकार की स्वतः स्फूर्तता की सीमाएं एकदम स्पष्ट हैं। लोकप्रिय आंदोलन आमतौर पर तात्कालिक भारतीय शोषक के खिलाफ थे, यानी ये जो लोकप्रिय आंदोलन हुए थे ये भारतीय जो आंदोलन थे उनके खिलाफ थे, न कि दूर दराज के अंग्रेजों के खिलाफ। यानी ये जो आंदोलन थे ये सूदखोरों
उनका शोषणकर्ताओं के खिलाफ थे, न कि अंग्रेजों के खिलाफ थे। यह आंदोलन इसलिए हुए थे कि वह जो नवीन व्यवस्था है उसको हटाना चाहते थे और पुरानी व्यवस्था को पुनः कायम करना चाहते थे, इसीलिए आंदोलन हुए थे। इसलिए इनका स्वरूप सचेत रूप से साम्राज्य विरोधी नहीं था। वे आंदोलन क्षेत्र और समय दोनों ही दृष्टियों से काफी बिखरे हुए थे। छोटे स्थानीय स्तर पर सोचने की आदत के कारण कभी कभी व्यापक विचारधारा धूमिल हो जाती है। यानी आप जितना छोटे सोचोगे उतनी व्यापक जो विचारधारा अपनाएंगे वो धूमिल हो जाएगी। इसके साथ ही यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इन आंदोलन में अभिव्यक्ति के वर्गीय, जातीय और धार्मिक रूप आपस में जुड़े हुए थे। यानी वर्ग विशेष, जाति विशेष और धार्मिक स्वरूप आपस में जुड़े हुए थे और आसानी से एक दूसरे से घुल मिल जाते थे। लेकिन अपनी अनेक सीमाओं के बावजूद यह जन आंदोलन ऐसे कई मुद्दों और संघर्ष तरीके अपनाए जिन्हें भविष्य में मध्य वर्गीय राष्ट्रवाद भी अपनाने के लिए बाध्य हुआ। इन जन आंदोलन की कई विशिष्ट उपलब्धियां हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वन अधिकारियों, करों के बोझ, भू राजस्व, सूदखोरी, मजदूरों की समस्याएं, महिलाओं की भागीदारी और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में इन आंदोलन को बहुत बाद में उभारा। लेकिन यह आभार अधूरा ही रहा। इन जन आंदोलन के संघर्ष के तौर तरीकों की परिकल्पना भी महत्वपूर्ण है। करों या भू राजस्व के भुगतान की सामूहिक अवहेलना, सामाजिक बहिष्कार, हड़ताल आदि इन राष्ट्रीय आंदोलनों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। यानी यह आंदोलन हुए थे, इनमें सामूहिक अवहेलना की गई, सामाजिक बहिष्कार किया गया, हड़तालें की गई आदि से इन ब्रिटिश सरकार पर और वो जमींदार थे उन पर इनका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार लोकप्रिय आंदोलनों और उपाश्रित समूहों तथा आम जनता की स्वायत्तता के सवाल का एक व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर समझा जा सकता है। यह आंदोलन हर चरण में मुख्य धारा मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद के साथ जटिल रूप से गुथे हुए थे। यानी ये जो आंदोलन हुए थे यह मुख्य धारा के थे, लोग थे जो मध्यम वर्गीय थे और राष्ट्रवाद की जटिल धारा में गुथे हुए थे। यानी इनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रवाद की तरह लोकप्रिय उभारों जन आंदोलन और उनकी स्वायत्तता का कोई निरंतर स्वरूप नहीं है। साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन के संदर्भ में किसान राष्ट्रवाद और विशिष्ट वर्गीय राजभक्ति के अनुप्रेरित विचारधाराओं और आंदोलनों का समुचित विकल्प भी नहीं कहा जा सकता है। किसानों, आदिवासी, महिलाओं और मजदूरों द्वारा छेड़ा गया संघर्ष एक विरासत है। यह दुनिया पर हावी शोषणकारी व्यवस्थाओं की क्रांतिकारी विरोध की धारा का अंग है। यानी यह जो मजदूरों, महिलाओं द्वारा छेड़ा गया संघर्ष है, यह हावी शोषणकारी जो उनका शोषण कर रहे थे की व्यवस्था के विरोध में एक क्रांतिकारी आंदोलन का एक अंग है। ऐसा संघर्ष आम जनता की असीम क्षमता की सूचक है। यानी इस प्रकार के जो आंदोलन हुए वो जनता की एक असीम शक्ति का सूचक है। ये संघर्ष भावी पीढ़ी की चेतना पर अमिट छाप छोड़ते हैं। यानी इस प्रकार की महिलाओं की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी, पुरुषों की भागीदारी जो से ये आंदोलन हुए थे समय समय पर किसानों के, इनमें इन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई थी, ये आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं पर उन पर भी एक अमिट छाप छोड़ती है। क्योंकि उनसे प्रेरणा पाकर वह भी जो उनके ऊपर जो दमनकारी नीतियां चलाई जा सकती है उनका विरोध कर सकते हैं। कि पिछली कई शताब्दियों में ऐसा होता आया है, हमें भी इस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए। यह किसान आंदोलन प्रेरणा के स्रोत बने और आने वाली पीढ़ियों पर इनकी छाप, अमिट छाप इन्होंने छोड़ दी। ये अपने पीछे एक ऐसी परंपरा और स्मृति बनाते हैं जो शोषित जनता की चेतना को झकझोरती है। यानी यह जो आंदोलन है यह एक ऐसी परिकल्पना, ऐसी पिक्चर देके जा रहे हैं, ऐसी स्मृति बनाकर जा रहे हैं जो शोषित जनता की चेतना को झकझोरती है। यानी अगर आंदोलन करने से आज़ादी मिल सकती है ऐसी बात, और शोषित जो जनता है वह अगर आंदोलन नहीं करेगी तो उनमें उनकी आत्मा को यह आंदोलन झकझोर देंगे कि हमारा भी शोषण हुआ था, हमने भी प्राणों की आहुति किए बगैर आंदोलन किए। अतः जो शोषित जनता है उसको आत्मबल मिलेगा, आत्मचेतना मिलेगी और उनकी जो आत्मा है उनको झकझोर के रख देगी कि हमारे पूर्वज भी इस प्रकार के आंदोलन कर रहे थे और हमें भी इस प्रकार के आंदोलन करने चाहिए। अतः आपके सामने मैंने 1857 की क्रांति के बाद जो आंदोलन हुए उनकी एक विस्तृत परिचर्चा आपके सामने रखी और
सार्थक समूह में आपको ये समझाने का प्रयास किया कि आदिवासी किसानों और जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ कैसे किसानों ने एक साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में कैसे किसान आंदोलन किए और सरकार को भी शोषणकारी नीतियां छोड़ने के लिए मजबूर किया और उनसे जो बेगार ली जाती थी, अत्यधिक लगान लिया जाता था, उनको छोड़ने में मजबूर कर दिया। अतः इन आंदोलनों में महिलाओं की, नारी की क्या भूमिका रही, इस पर भी मैंने आपको सार्थक रूप से समझाया और जन आंदोलन का विस्तार किस प्रकार हुआ, किस प्रकार सूद को ब्याज वसूल करते थे और साथ ही किस प्रकार किसानों का शोषण करते थे कि इतना शोषण करते थे कि बेचारे के पास अपना जीवन यापन करने के लिए जरा सा भी अन्न नहीं बचता था। अतः इस बार बार होने वाले असंतोष और अकालों ने, भुखमरी ने उनको तोड़ कर रख दिया और कितने ही किसान अकारण ही मौत के ग्रास बन चुके थे। और इसकी भर्त्सना भारत ही नहीं, विदेशियों ने, ब्रिटिश सत्ता के लोगों ने भी की कि हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जिसने इतना विभत्स वसूली की हो जितनी कि ब्रिटिश सरकार ने की हो। अतः आपको मैंने इस चैप्टर में अधिक से अधिक यही बात समझाने का प्रयत्न किया कि ये जो किसान आंदोलन है ये भारत की जो भावी पीढ़ी है उनको भी प्रेरणा देने का काम करेगी और संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देगी। क्लियर? इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।